हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्लास ईवीएस का एनुअल एग्जाम का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ध्यान देना, लास्ट ईयर का है ये। और लास्ट ईयर में और इस बार में जो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस है। ऑल्दो कि पहले जो पेपर था आपका 80 मार्क्स या फिर SA2 जो था 60 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार पेपर आपका सिर्फ 40 मार्क का होगा। उसमें भी सिर्फ 25 आपका रिटन होगा, 15 आपका जो है वो ओरल होगा। तो वो बात अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर, आपको पता लगता है कि चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि कहीं ना कहीं पैटर्न वही है, सब कुछ आपकी कॉम्पिटेंसीज वही है जो केवी अपना स्प्लिट करके देता है टीचर्स को कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में होने चाहिए ईवीएस के, जो मैं अभी आपको एक एक कॉम्पिटेंसी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के पेपर में। और जब आप पेपर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स होकर आपको वहाँ पर आते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा, सपोज करिए आपने ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड पढ़ा, उसके बाद आपने उसकी क्विज दे दी, वर्कशीट देख ली। तो एक चैप्टर जब आप के आंसर्स आप देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि आपका माइंड उसी डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन जब आप एनुअल एग्जाम देखते हैं, जहाँ पर आपके कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो आते हैं मिक्स होके, तो वहाँ पर कई बार आप ये भी नहीं समझ पाते कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है ना। तो इसलिए एनुअल एग्जाम का पेपर आपको प्रीवियस ईयर का दिखाना ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगे आपकी प्रिपरेशन कितनी है। क्योंकि अभी टाइम है, आप थोड़ा सा इंप्रूव भी कर सकते हैं। आई थिंक 1 मंथ है अराउंड, आपके 4 मार्च से मोस्ट ऑफ द केवीज में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डेट शीट जब आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले सिलेबस आपको बता देते हैं। चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस से आपके चैप्टर स्टार्ट है और लास्ट चैप्टर तक आपके आ रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 23rd चैप्टर तक पूछे जाएंगे, विच इज ऑन द मूव अगेन। ओके, तो बीच में जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाती है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ईवीएस की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर, वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अब से जो हम प्रिपरेशन एग्जाम की स्टार्ट करने वाले हैं वो वीडियोज़ आपकी क्लास की आती है, तो उनका फ़ायदा आपको मिलता रहे। ओके, तो देखिए ये है कॉम्पिटेंसीज आपकी। सबसे पहली कॉम्पिटेंसी जो ईवीएस में होती है वो है ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी जाएगी जिनको आपको ऑब्जर्व करके आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। फिर है आइडेंटिफिकेशन, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए दी जाएगी, कुछ आपको क्लासिफिकेशन के लिए दी जाएगी, है ना। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन में भी आ सकते हैं। थर्ड है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसमें देखा जाता है कि आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज कितनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में आते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके ईवीएस की बुक से छांट कर निकाले जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब एक बार पेपर और देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए और आंसर करिए। और सारे पिक्चर्स आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही रिलेटेड है, या फिर कई पिक्चर्स तो बुक से ही ली गई है एज इट इज। ओके, इसलिए मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आप जरूर देख लिया करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, दिस ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड। ये जो एक बड़ा सा ग्रुप है लोगों का जो कहीं जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है ऑन द मूव अगेन। ये जो लास्ट चैप्टर है, जहाँ पर कि 6 महीने के लिए एक फैमिली, कई सारे लोगों की जो फैमिलीज है वो एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, और ऐसे लोगों के ग्रुप को आपके चैप्टर में क्या नाम दिया गया है, उन्हें दिया गया है कारवां, है ना। कि लोगों का कारवां अब जा रहा है, जिसमें कि एक फैमिली के बहुत सारे रिलेटिव्स भी होते हैं और 10 to 20 फैमिलीज और भी होती है। तो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं, कारवां। अब आप टेस्ट करते रहिए कि आपको इसका आंसर पता था, अगर एग्जाम में आ जाता तो कितनी प्रिपेयर्ड हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच नेचुरल कैलामिटी डज द बॉय ट्राई टू सेव हिज लाइफ। कौन सी नेचुरल कैलामिटी से ये बच्चा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, किसके प्रिकॉशंस में आपको कहा जाता है कि टेबल के नीचे बैठ जाइए। तो ये होता है अर्थक्वेक में, कहते हैं ना बिल्डिंग गिर जाती है तो सर को बचाइए सबसे पहले, तो कस के पकड़ के किसी उसके नीचे बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गर्ल ट्राइज टू डैश हर हैंड्स बाय ब्लोइंग एयर। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड से ये क्वेश्चन है। ये पिक्चर आई थिंक एनसीईआरटी की है। लड़की क्या कर रही है अपने हाथों को, तो लड़की यहाँ पर अपने हाथों को वार्म कर रही है, गर्म कर रही है फूंक से। क्योंकि देखिए यहाँ पे मौसम भी आप थोड़ा देख सकते हैं, ठंड का ही है, तो ऑब्वियसली और ठंडे तो करेगी नहीं, उन्हें गर्म कर रही है। विच इज़ द मेनियल वर्क। मेनियल तो जहाँ पर मेन आपका जो काम है वो ज़्यादा होता है। इनमें से कौन सा मेनियल वर्क है, स्वीपिंग या फिर डॉक्टर जो होते हैं आपके, जो कि पेशेंट्स को चेक करते हैं, तो डेफिनेटली स्वीपिंग आपका मेनियल वर्क है, जो कोई करना नहीं चाहता है ना, जिसको थोड़ा सा हम लोग छोटा काम बोल देते हैं, या फिर आप जनरली उसको उस नज़र से देखते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। जैसा कि आपको कहा गया है, सभी कामों को रेस्पेक्ट करना है आपको। तो स्वीपिंग इज अ मेनियल वर्क इन दिस पिक्चर।
नेक्स्ट इज नेम दिस कोट, इस कोट का नाम बताइए। अब ये एनसीईआरटी की पिक्चर नहीं है लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर से ही है और चैप्टर का नाम है अक्रॉस द वॉल, जहाँ पर लड़कियां एक गेम खेलती है जिसकी वजह से वो कई सारे स्टेट्स में परफॉर्म करने के लिए भी जाती है। कौन सी वॉल उनके सामने होती है जो कि इस प्रोसेस में उनके सामने बाधा बनती है लेकिन वो उसको क्रॉस करती है। तो कौन सा गेम है? दिस इज बास्केटबॉल और ये बास्केटबॉल का ही कोट है। नेक्स्ट इज द फार्मर इज स्प्रेइंग डैश ऑन द क्रॉप, इसमें फार्मर क्या स्प्रे कर रहे हैं अपनी क्रॉप के ऊपर। ये पिक्चर है आपकी अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी, जहाँ पे सीड फार्मर की कहानी बताता है और ये स्प्रे कर रहे हैं उसके ऊपर जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड, पेस्ट्स को मारने के लिए, और साइड मतलब तो मारना ही होता है, जैसे सुसाइड आपने सुना हो, CIDE। नेम दिस डांस, इस डांस का नाम बताइए। ये वो चैप्टर है जिसमें आपको असम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। आई थिंक चैप्टर का नाम हुज फॉरेस्ट है, सॉरी नॉट असम, मेघालय, सॉरी मेघालय। ये मैं 4th क्लास का थोड़ा सा याद आ गया उसमें, क्योंकि बिहू के वहाँ पे भी जब बिहू सेलिब्रेट करते हैं तो भी कुछ ऐसा ही डांस होता है। मेघालय में ये डांस होता है और इसका नाम है चेराव, आपको लास्ट में ही बताया हुआ है। ओके, कि आप डंडे को नीचे मारते हैं और लेडीज जो है उनके बीच में डांस करती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब पिक्चर ऑब्जर्व करके आपको सीधा आंसर देना है। हाउ डू दीज पीपल सेटल इन दिस प्लेस, ये जो लोग हैं इस जगह पे कैसे सेटल हुए थे। ये फिर से आपका क्वेश्चन ऑन द मूव अगेन का ही है। जब मैं पढ़ाती हूँ आपको तो मैं जनरली बोलती हूँ कि लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से जनरली टीचर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस देती है, क्योंकि वो रिसेंटली पढ़े होते हैं, है ना, आप लोगों को भी थोड़े फ्रेश होते हैं मेमोरी में। तो ये क्वेश्चन फिर से ऑन द मूव अगेन का ही पूछा हुआ है कि ये लोग कैसे यहाँ पर सेटल हुए थे। पिक्चर देख के पता लग रहा है ना, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो कैसे सेटल हुए थे जब वो नई जगह गए थे? दे सेटल्ड, क्योंकि पास्ट टेंस में आप आंसर लिखेंगे इसलिए ईडी लिखेंगे, नियर शुगर केन, राइटिंग आप होपफुली समझ में आ रही हूँ आपको। शुगर केन फील्ड्स के पास में वो सेटल हुए थे। दे वुड स्टे, पूरा नहीं लिख रही मैं, स्टे इन देयर हट्स, उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई थी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई पक्का घर या फिर कोई रहने के लिए कुछ इस तरीके से दिया गया था। हट्स में वो रहेंगे, विच इज़ मेड अप ऑफ, जो कि किस चीज़ की बनी हुई थी? शुगर केन एंड इट्स लीव्स, उसकी पत्तियों से और शुगर केन से वो बनी हुई थी। जैसे कि बांस से घर बन जाते हैं उसकी जगह शुगर केन यूज़ किया था और बाकी पत्तियों का। ओके, तो इस तरीके से ये लोग वहाँ पर जाकर सेटल हुए थे। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच डिजीज दिस चाइल्ड सफ़र, ये बच्चा आपके पिक्चर में किस डिजीज से सफ़र हो रहा है। इसके पैरों में देखिए प्रॉब्लम है और ही सफ़र्ड फ्रॉम पोलियो, और ये इसका जिक्र हुआ आपका लाइक फादर लाइक डॉटर में। अगर आपको याद हो लास्ट में एक इंसिडेंट दिया हुआ है जहाँ पर आपको बताया हुआ है कि पोलियो में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, प्लस आपको ये भी बताया हुआ है कि पोलियो एक हेरिडेटरी डिजीज नहीं है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पोलियो के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप हैज़ द गवर्नमेंट टेकन टू इरेडिकेट दिस डिजीज, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये है पल्स पोलियो। इसमें कई बार आप लोग प्लस पोलियो भी लिख देते हैं। पल्स पोलियो एक चलाया है गवर्नमेंट ने, एक इनिशिएटिव लिया है, एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें कि 2 बूंद आपको ज़िंदगी की पिलाई जाती है अप टू 5 years ऑफ एज। खैर उतना नहीं, सिर्फ आपको नाम पूछा है क्या स्टेप लिया, तो द नेम ऑफ द स्टेप इज, द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज पल्स पोलियो। नेक्स्ट इज नेम दिस कंस्ट्रक्शन, ये क्या है? ये है डैम, जिसे आप बांध कहते हैं। और क्वेश्चन नीचे है आई थिंक, या फिर हाँ ये रहा क्वेश्चन, हाउ डज इट्स बिल्डिंग अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया। जब डैम बनता है तो वहाँ के लोगों की लाइफ किस तरीके से अफेक्ट होती है, ये क्वेश्चन लिया गया है नो प्लेस फॉर अस, जो आपका चैप्टर है, जहाँ पर एक पर्सन है बड़ी खुशी से अपने गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर डैम बन जाता है, फिर उनको वहाँ से माइग्रेट किया जाता है एक नई जगह पर जहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं दी जाती, फिर वो मुंबई आते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ इतनी खुशहाल लाइफ से मिजरेबल हो जाती है वो हमने देखा। तो डेफिनेटली लोगों की लाइफ तो अफेक्ट होती ही है। वैसे डैम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लोगों की इरिगेशन में हेल्प करते हैं, जब पानी की ज़रूरत होती है तो इनमें भरा हुआ पानी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को वहाँ से क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। तो लोगों की बिल्डिंग कैसे अफेक्ट होती है, पीपल हैव टू शिफ्ट एट न्यू प्लेसेस, नई जगहों पे लोगों को शिफ्ट किया जाता है। या फिर अगर आप बहुत अच्छा इसके लिए वर्ड यूज़ करना चाहें एग्जाम में तो आप माइग्रेशन लिख सकते हैं। इससे बस ये अपने आप में पूरा एक वर्ड है, पीपल हैव टू माइग्रेट, तो टीचर अपने आप समझ जाएंगे कि आपको पूरी जानकारी है इसके बारे में। माइग्रेट मतलब होता है एक से दूसरी जगह पे चले जाना, ड्यू टू एनी रीज़न। लोग कई बार काम से भी चले जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर डैम बन गया है।
नेक्स्ट इज नेम दिस पर्सन, इनको कौन नहीं जानता, मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही डू फॉर लो कास्ट पीपल। ये क्वेश्चन लिया गया है आपका हु विल डू दिस वर्क से। यस, जहां पर कि आपको बताया हुआ है कि कुछ काम है जो एक टाइम पर ऐसा था कि लो कास्ट लोगों को ही वो करने पड़ते थे, एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग ही वो काम करते थे, जिसको ये अच्छा काम नहीं माना जाता था, लोग उनको ट्रीट भी बहुत बुरे तरीके से करते थे। इसके लिए काफ़ी सुधार किया है महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया, दे कॉल्ड देम हरिजन, उन्होंने उनको क्या बुलाया था, हरिजन। हरिजन मतलब पीपल ऑफ गॉड, हरि के जन, जन मतलब लोग, हरि मतलब भगवान। तो उन्होंने कहा कि ये भी भगवान के लोग हैं। एंड ही ट्रीटेड देम इक्वली, उन्होंने इक्वली ट्रीट किया। इनफैक्ट उन्होंने जो ऐसा काम था जो वो करते थे, जैसे कि टॉयलेट साफ करना एंड ऑल, गांधी जी ने उनको खुद भी किया था, बल्कि इनके ऊपर और अंबेडकर जी के ऊपर मैंने कहा था क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, और ये मैंने आपको वर्कशीट में कराया भी था अगर आपने देखी है वो वर्कशीट तो। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर्स बिलो, नीचे आपको जो पिक्चर दी ऑब्जर्व करिए। एंड राइट द जर्नी ऑफ बाजरा फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट। बाजरा किस तरीके से खेतों से लेकर आपकी प्लेट में आता है, पूरी जर्नी आपको बतानी है इसकी। तो स्टेप्स दिए हुए हैं आपको, मैं ऑल दो यहीं पे लिखूंगी ताकि पिक्चर और स्टेप्स आपको एक साथ दिख सके। ये भी NCERT का क्वेश्चन है आपका, आई थिंक सीड वाले से ही है, सीड टेल फार्मर स्टोरी से ही। तो देखिए पिक्चर में क्या हो रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूंगी नहीं, जो बोल रही हूँ आप प्लीज़ उसको भी सुन लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अदरवाइज। इन पिक्चर वन स्टेप वन जो है, वी कैन सी अ लेडी, लेडी क्या कर रही है, तो पिक्चर 1 में हो रहा है सेपरेट कर रही है, एंड टेकिंग आउट, और बाहर निकाल रही है किसको, द कॉब्स फ्रॉम बाजरा क्रॉप। बाजरा के क्रॉप के ऊपर आप जानते हैं कॉब्स आते हैं, पता नहीं आप उनको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जिनके चारों तरफ बाजरा के सीड्स लगे होते हैं। तो आपको नीचे हरी भरी पत्तियों वाला एक पेड़ होता है, आपको ऊपर से उनको तोड़ के अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो लेडी वही कर रही है, सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। फिर कट भी लिख सकते हैं आप, या प्लक भी लिख सकते हैं, प्लक मतलब भी तोड़ना ही होता है कॉब्स को बाजरा के क्रॉप से। ओके, सेकंड में देखिए कॉब्स जो है आपने उनको एक ओखली के अंदर रख दिया है। एक सेकंड, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि सेकंड भी यही लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है आपका, द बाजरा कॉब्स आर पुट इन एन ओखली, एक ओखली में आपको उनको रख दिया है जो कि क्रशिंग के लिए यूज होती है। एंड सीड्स आर सेपरेटेड, सीड्स को सेपरेट किया जा रहा है फ्रॉम द कॉब के ऊपर, जैसा मैंने कहा चारों तरफ सीड्स लगे होते हैं, इस तरीके का एक कॉब होता है, चारों तरफ सीड होता है, तो कूट के उनको अलग किया जाता है, क्रश करके कॉब्स को पेस्टल से, पेस्टल बोलते हैं मूसली को, मूसली है जिससे आप पीटते हैं। आप बहुत डिटेल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे इतना आंसर आपका काफ़ी है। बाजरा जो है कॉब से बाजरा के सीड को अलग किया जा रहा है। ओके, उनको ओखली में रखें। तो ये सेकेंड स्टेप है आपका। थर्ड स्टेप में द सेपरेटेड सीड्स, वी कैन सी सेपरेटेड सीड्स आर पुट इन अ थाली या फिर इन अ वेसल। आपने एक बर्तन में सेपरेटेड सीड को रख दिया। यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप कुछ हो नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, यहाँ पर ग्राइंडर यूज हो रहा है, जिसके लिए आप चक्की भी लिख सकते हैं। ईवीएस में जब आप लिख रहे हैं तो आप हिंदी के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, जैसे इसको ग्राइंडर बोलते हैं, वैसे तो ग्राइंडर मिक्सर अलग होता है, बट इंग्लिश में चक्की को वही बोलेंगे आप लोग, तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। जरूर मेन आपकी नॉलेज चेक की जाती है, वर्ड्स अगर आपको नहीं मिल रहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, द ग्राइंडर इज बीइंग यूज्ड, GRINDER, ग्राइंडर इज बीइंग यूज्ड टू ग्राइंड करना मतलब पीसना एक तरीके से, द बाजरा को ग्राइंड किया जा रहा है, पीसा जा रहा है, एंड ऑब्टेन किया जाता है बाजरा पाउडर लिख दीजिए या फ्लावर लिख दीजिए, बाजरे का आटा मिलता है आपको। अगर आप कभी मार्केट से लेके आए हैं तो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, तो ग्राइंड करके आपको बाजरे का आटा मिलता है। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फिफ्थ में भी कुछ ऐसा नहीं है, बाजरा का जो फ्लावर है दैट इज सीन ओनली, दिख ही रहा है आपको यहाँ पर, तो कुछ हो नहीं रहा। बाजरा फ्लावर इज पुट इन अ वेसल, ये भी लिख दीजिए, एक बर्तन में आप उसको रख देते हैं। सिक्स्थ स्टेप में क्या हो रहा है, आपने कन्वर्ट कर दिया उसको डो में, फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू डो होता है गुथा हुआ आटा जो है आपका, पानी जब आप मिक्स करके उसको रोटी बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। दिस इज हैपनिंग इन सिक्स स्टेप, दिस इज फिफ्थ। सेवंथ स्टेप में देखिए, सेवंथ में बाजरा चपातीज आर मेड, तो इसमें भी लिखेंगे एट
चलिए मेड ही लिख दीजिए, वैसे कि उसको शेप दी जा रही है बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे होगा कि वो जो चपाती है प्रिपेयर्ड ऑन तवा, चपाती इज प्रिपेयर्ड यानी कि उनको तैयार किया जा रहा है एट तवा, तवे पे गरम किया जा रहा है, सेका जा रहा है। आप जो भी लिखना चाहे वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर है, बट दिख ही रहा है आपको। और लास्ट में बाजरा चपातीज आर रेडी, चपातीज जो है वो एकदम तैयार है, रेडी टू ईट, खाने के लिए। ओके, तो ये सारे स्टेप्स है बाजरा के। उसमें पहले कॉब्स को तोड़ा जाता है, फिर उसको पेसल से किया जाता है, कूटा जाता है, फिर सीड्स मिलता है, फिर उसको ग्राइंडर से चक्की में पीसा जाता है, फिर आपको आटा मिलता है, फिर उससे डॉ करते हैं आप, गुथा हुआ आटा बनाते हैं, उसके बाद उसके चपाती की शेप देते हैं, फिर तवे पर गर्म करते हैं, फाइनली आपकी रोटी प्रिपेयर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन पर आते हैं। सेकंड आपके यहाँ से कॉम्पिटेंसी स्टार्ट है। चूज द बेस्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करने के लिए बेस्ट आंसर देखिए। व्हीकल स्टॉप एट डैश फॉर फिलिंग फ्यूल, आपको फ्यूल फिल करवाना है अपने व्हीकल में, तो आप कहाँ व्हीकल को रोकेंगे? बस स्टॉप, मार्केट, पेट्रोल पंप या फिर डिपो, तो हम पेट्रोल पंप पे रोकेंगे। यू कैन फाइंड कोल्ड, ये इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, जो मुश्किल नहीं है वो मैं थोड़ा जल्दी से निकाल देती हूँ। यू कैन फाइंड कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान, लेह, आबू धाबी या फिर तमिलनाडु। ये मिलेगा लेह में, क्योंकि इंडिया में जो ऊपर का पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है। कोल्ड मतलब ठंडा, डेजर्ट जहाँ पर कम वो होता है। हॉट डेजर्ट आपको राजस्थान में मिलेगा, आबू धाबी में भी हॉट डेजर्ट ही मिलेगा आपको, तमिलनाडु में कोई डेजर्ट नहीं है। डैश इज द वाटर रिलेटेड नेचुरल कैलामिटी, इनमें से कौन सी नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है जो कि पानी से रिलेटेड है? अर्थक्वेक में पानी का कोई काम नहीं है, फायर आग लगने में पानी का कोई काम नहीं है, इसको बुझाने में ज़रूर है। ऑल्दो फ्लड डेफिनेटली जो आपकी बाढ़ आती है वो पानी जब एक्सेस हो जाता है उसी की वजह से आती है, तो ये है आपका रिलेटेड टू वाटर। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन आर हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट सुनने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होता है छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए। टेलीस्कोप, दूरबीन, दूर की चीज को पास देखने के लिए। स्टेथोस्कोप आप यूज करते हैं आपकी हार्ट बीट सुनने के लिए। होरोस्कोप कुछ नहीं होता, होरोस्कोप आपका क्या बोलते हैं, आप जो वो देखते हैं रोजाना कि क्या है मेरी किस्मत में, कल क्या होगा मेरे साथ, उसको होरोस्कोप कहते हैं, जो आप पढ़ते हैं कैलेंडर में, न्यूज़पेपर में। खैर, नेक्स्ट इज डैश डिजीज कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि आपके पेरेंट्स से बच्चे को लग सकती है? देखिए, पोलियो हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल नहीं है आपके उससे। मलेरिया आप जानते हैं मच्छर से होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है रिलेटेड कि आपको आपके पेरेंट्स से मलेरिया, उनको मलेरिया है तो आपको भी हो जाए। नेक्स्ट इज लेप्रेसी, ये शायद से थोड़ा सा नया हो, आपने ना सुना हो इस डिजीज के बारे में क्योंकि बहुत कॉमन नहीं है। लेप्रेसी में क्या होती है कि आपकी स्किन पर रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं जिसमें सेंसेशन होती है, नमनेस होती है, वीकनेस हो जाती है हाथ और पैरों में, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये भी आपकी, ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेड डिजीज है कि किसी को हो गई क्योंकि आपके पेरेंट को थी। हार्ट डिजीज लेकिन इनहेरिटेड हो सकती है, आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल जो है क्योंकि पेरेंट को था तो हमें हो गया। कोई दिल की बीमारी है, अस्थमा भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग बोलते हैं हम एस्थमेटिक है, क्यों? क्योंकि पेरेंट को था या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को था, तो ये कई बार बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं। पोलियो, लेप्रेसी और मलेरिया नहीं। ओके, नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग गेम्स इन द बॉक्स एज प्लेइंग एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ टीम, कौन से इनमें ऐसे गेम्स हैं जो कि आप इंडिविजुअल खेलते हैं या फिर टीम में खेलते हैं? स्टार्ट करते हैं लूडो से। लूडो वैसे तो इंडिविजुअली खेला जाता है, इधर ही लिखेंगे, वैसे कई बार टीम भी हो जाती है 2 बच्चों की, बट ये इंडिविजुअलाइज एज सच नहीं है कि 4-5 लोगों की या 10-11 लोगों की टीम है उसमें आप ये खेलते हैं। चेस इंडिविजुअल, अब मैं यहीं लिख देती हूँ, नीचे लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। क्रिकेट आपका टीम गेम है, वॉलीबॉल टीम, बैडमिंटन टीम, सिंगल टाइटल टेनिस, टेनिस जिसमें वैसे डबल्स भी होता है बट क्योंकि सिंगल्स दिया है तो डेफिनेटली ये इंडिविजुअल हो गया आपका। हॉकी टीम प्ले गेम है। वेट लिफ्टिंग इंडिविजुअल है, एक टीम में आप वेट उठाएंगे ऐसा तो कभी होता नहीं है। शूटिंग इंडिविजुअल गेम है। खो खो टीम का गेम है। बास्केटबॉल टीम का गेम है। रनिंग रेस आपका इंडिविजुअल गेम है, वैसे टीम में भी हो जाता है अगर वो बेटन वाला होता है, पास करने वाला, बट अगर कुछ ऐसा दिया नहीं है तो आप इंडिविजुअली लिखेंगे। बॉक्सिंग इंडिविजुअल है, 2 लोगों को मार रहे हैं टीम में, ये तो होता नहीं है। बेसबॉल आपका टीम गेम है। कबड्डी आपका टीम गेम है और फुटबॉल भी आपका टीम गेम है। ईजी है ये, आप सभी गेम्स के बारे में होपफुली जानते होंगे। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। एरिया से अगर शुरू करें तो विलेज में जो एरिया होता है वो लेस एरिया में स्प्रेड होता है, स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया, थोड़े छोटे एरिया पे। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो ये लार्जली स्प्रेड होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े शहर भी होते हैं, स्प्रेडेड। गांव में आप घूम लीजिए, एक बार में आप पूरा घूम लेंगे। शहर में आपको घूमने के लिए कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन एक सिटी से सिटी के अंदर ही चलती है, जैसे कि आप दिल्ली या फिर किसी बड़े शहर में चले जाए तो। सेकंड ये होता है कि यहाँ पर विलेज में लेस
फैसिलिटीज़ होती है हेल्थ और एजुकेशन की, ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। आप जानते होंगे कि हॉस्पिटल्स जनरली नहीं होते गाँव में, कई गांव का एक होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपको दूर जाना पड़ेगा। लेकिन शहरों में एक ही सिटी में आपको कई हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, तो ये यहाँ पर मोर फैसिलिटीज़ होती है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली एजुकेशन की भी फैसिलिटी अच्छी होती है यहाँ पर, स्कूल्स बड़े स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, एंड आपके हेल्थ की भी। हाँ, यस, ओके। थर्ड, यहाँ पर लेस उसकी जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, अगर वर्किंग आप है या फिर काम करना चाहते हैं तो गांव में मुश्किल है मिलना, लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आप खेती कर सकते हैं, कोई खुद का काम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ फैक्ट्रीज़ में वर्क करना है, सॉरी दिस इज़ पॉइंट नंबर 2, या फिर आपको ऑफिस में काम करना है तो फिर आपको शहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं शहरों में। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अभी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है विलेज में वो कम होती है, लेस पॉपुलेटेड, आजकल तो और भी कम हो रहे हैं, लोग शहर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लेस पॉपुलेटेड। और शहर तो आपने देखा होगा सिटीज़ जो है वो हाईली पॉपुलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, अगर सोशल लाइफ के बारे में कहे तो सिटी में लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, ऐसा विलेजेस में नहीं होता है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप मेन लिखना चाहें एग्जाम में, तो आप एक तो ये लिखिएगा हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और पॉपुलेशन, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। बाकी तो आप जितना बताना चाहे बता सकते हैं, आई एम श्योर विलेज और सिटी लाइफ आप सभी ने देखी होगी। नेक्स्ट आते हैं, नेम 4 डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इन विच सीजन एंड स्टेट ऑफ इंडिया दे आर सेलिब्रेटेड। 4 हार्वेस्ट फेस्टिवल लिखिए, किस सीजन में किस स्टेट में वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिहू से ही शुरू करते हैं, आपने 4th क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। बिहू होता है आपका, आई थिंक 5th में ही पढ़ा है आपने, जनवरी में होता है 14 एंड 15, तो सीजन तो विंटर ही होगा उस टाइम, और ये होता है इन द स्टेट ऑफ असम, आसाम में। पंजाब की बात करें तो सेकंड है हमारी बैसाखी। बैसाखी होती है आपकी पंजाब में, इन द एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लिटिल बिट। अब ये होती है 14th ऑफ अप्रैल को, आई थिंक। अब अप्रैल में होती स्प्रिंग सीजन, यस स्प्रिंग, क्योंकि विंटर नहीं होता, समर्स भी नहीं होते, स्प्रिंग सीजन होती है उस टाइम, बसंत ऋतु जिसे आप कहते हैं। ओनम आप कह सकते हैं, ओनम 23 अगस्त को होता है, तो ये तो आपका गर्मियों में होगा, यानी कि इन द समर्स, इन द सीजन, सॉरी समर्स में, ये उल्टा लिख दिया मैंने, इधर सीजन आना था इधर स्टेट आना था, समर्स में, एंड केरला में ये होता है सेलिब्रेट, ओके। एंड लास्ट मकर संक्रांति लिख दीजिए। वैसे बहुत सारे आपको जितने भी मकर संक्रांति याद आए एग्जाम में, मकर संक्रांति भी आपकी जनवरी में ही होती है, यानी कि विंटर्स, और ये होती है यूपी एंड बिहार, हरियाणा एंड ऑल, यूपी उत्तर प्रदेश, ओके। तो ये 4 फेस्टिवल है अलग अलग, थोड़ा सा सीजन का मैंने ध्यान रखना है, सभी एक, आप ऐसा ना हो कि सभी आप विंटर्स की ही लिख दे। तो सबसे पहले आपका बिहू विंटर में होता है असम में, बैसाखी स्प्रिंग में होती है पंजाब में, ओनम केरला में होता है समर में क्योंकि अगस्त में होता है, मकर संक्रांति यूपी में होता है विंटर्स में। नेक्स्ट, लिस्ट 4 एक्टिविटीज फॉर विच यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। आप अपने मुंह से हवा क्यों ब्लो करते हैं, 4 वो लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले तो अपने स्पेक्स को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं, टू क्लीन आर स्पेक्टिकल्स, आपके चश्मे जो है उनको वो करने के लिए। सेकेंड, टू वार्म आर हैंड्स, आपके हाथों को गर्म करने के लिए कर सकते हैं। टू कूल आर फूड, आप अपने खाने को ठंडा करने के लिए एयर ब्लो कर सकते हैं। या फिर टू इन्फ्लेट बलून लिख दीजिए, अगर आप गुब्बारा फुलाना चाहते हैं तो भी कई बार आप जो है वो माउथ से एयर ब्लो करते हैं, ओके। तो इन 4 कामों के लिए आप फूंक मार सकते हैं, एयर ब्लो कर सकते हैं। सजेस्ट सम वेज टू सेव पेट्रोल, पेट्रोल सेव करने के कुछ आपको वेज सजेस्ट करने हैं। सबसे पहले तो इंजन्स टर्न ऑफ कर दीजिए, टर्न ऑफ इंजन्स एट रेड लाइट। अगर आप रेड लाइट पर खड़े हैं, आपका व्हीकल चल नहीं रहा है, तो उस टाइम रेड लाइट, या फिर आपका जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पर आपको रुकना है लंबे टाइम के लिए, वहाँ पर इंजन टर्न ऑफ कर दीजिए, रेलवे क्रॉसिंग्स। सेकंड, कार पूलिंग करिए, ये वर्ड मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। 2 लोगों को एक ही जगह जाना है तो आप शेयर कर लीजिए, ऐसा ना हो कि अपने व्हीकल वो यूज़ कर रहा है, आप अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, 2 व्हीकल्स में आपको पेट्रोल को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करिए, छोटी डिस्टेंसेस पे जाना है तो साइकिल यूज़ करिए, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे आप ट्रेन से चले जाइए, कहीं पर अगर कनेक्टिविटी है बस यूज़ कर लीजिए, है ना, उससे पेट्रोल बचेगा डेफिनेटली। नंबर 4,
CNG यूज़ कर सकते हैं, किट यूज़ कर सकते हैं अपनी कार्स वगैरह में। रेगुलरली मेंटेन करिए, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर मेंटेनेंस, पोल्यूशन वगैरह चेक कराते रहिए अपने व्हीकल का, है ना। तो ये कुछ हो सकते हैं। AC कम यूज़ करिए उसमें, कार्स वगैरह अगर आप में जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट जिससे आप पेट्रोल सेव कर सकते हैं। अब लॉन्ग आंसर्स पर आते हैं। सबसे पहले राइट डाउन द नेम ऑफ योर फैमिली। कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। अपनी फैमिली मेंबर के नाम लिखिए, उनके बीच में रिलेशन क्या है। टॉलेस्ट कौन है आपके घर में, मान लीजिए नाम लिखिए उनका, मिस्टर दिनेश मान लीजिए टॉलेस्ट है, वो क्या है आपके, वो मेरे अंकल है। तो ये तो दिस शॉर्टेस्ट कौन है, सबसे तेज़ कौन हंसता है, सबसे तेज़ कौन बोलता है, सबसे सॉफ्ट कौन बोलता है, सबसे लंबे बाल किसके है, बेस्ट कुक कौन है, अच्छा कौन है पढ़ाई में, ब्राउन हेयर किनके है, और स्पोर्ट्स में अच्छा कौन है। तो उनके नाम और रिलेशन आपको लिखने हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में पहला क्वेश्चन है, डैश फार्मिंग कैन बी डन व्हेन देयर इज नो रेनफॉल। अगर बारिश नहीं हो रही तो किसकी खेती आप कर सकते हैं, राइस या फिर शुगर केन। शुगर केन की, जैसे कि ये आपने अब ये पूछेंगे किस क्वेश्चन से, किस चैप्टर से आया, ये अगेन आपका जो लास्ट चैप्टर है नो प्लेस फॉर अस, वहाँ से आया है। क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने ये कहा है कि जब बारिश नहीं होती तो 6 महीने के लिए वो शुगर केन फैक्ट्री में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है जब बारिश नहीं हो रही तब भी आप शुगर केन की खेती कर सकते हैं। ओके, राइस को तो आप जानते हैं, चावलों को तो हमेशा बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, खेत बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए पानी से। द सी क्लोज टू स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के पास कौन सा सी है, ये आप उड़ीसा ये जानते हैं, इधर स्टेट है हमारा थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में, और इसके इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे आप हिंदी में कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी इस तरफ है। नेक्स्ट इज डैश इज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड, इनमें से कौन सा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जो कि इंसेक्ट्स को मारता है। इंसेक्टिसाइड मतलब मैंने बताया था मारना। रोज लीव्स या फिर नीम लीव्स, ये है नीम लीव्स। ये भी कहानी आपको जो उसने बताई थी सीड ने, उसमें दिया हुआ है कि सीड को खराब होने से बचाने के लिए उनमें नीम की पत्तियां रख देते थे। इफ देर इज अ फायर इन द स्ट्रीट, अगर आग लग गई है किसी सड़क पर तो वी शुड डायल 100 नंबर, तो आप सब जानते हैं पुलिस के लिए होता है, कोई अगर क्राइम है, कुछ ऐसी इमरजेंसी है। 101 जो है 101 वो आपका फायर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए होता है। नेक्स्ट इज व्हेन वी इनहेल, जब आप सांस लेते हैं, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सेल मतलब होता है सांस जब आप बाहर छोड़ते हैं। तो इनहेल करते हैं तो चेस्ट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है या फिर एक्सपैंड होती है। सांस ले इनहेल करके देखिए, तो जब आप सांस लेते हैं तो चेस्ट एक्सपैंड होती है क्योंकि हवा अंदर जाती है। जब आप एक्सेल करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है क्योंकि हवा बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर एक्सपैंड होती है। नेक्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन। 8 लोगों के नाम ढूंढने हैं, 8 स्पोर्ट्स पर्सन के नाम ढूंढने हैं आपको इसमें। अब ये आप खुद कर लीजिएगा, जैसे 1-2 मैं ढूंढ देती हूँ। अभिनव बिंद्रा आप सब जानते होंगे। नेक्स्ट इसमें साइना दिया हुआ है, साइना नेहवाल आप जानते हो। सानिया दिया हुआ है, सानिया मिर्जा आप जानते होंगे। धोनी भी दिया हुआ है, ये देखिए, है ना। कुछ नाम तो बिल्कुल सामने ही आपको दिख रहे हैं, तो इनको आप एक बार अपने आप ढूंढ लीजिएगा। कर्नम मल्लेश्वरी भी ये देखिए बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, कर्नम, सॉरी यहाँ तक, है ना। उषा, ओके। राइट एनी 4 वेज वुड यू डू सो इफ़ यू वर टू कूल दाल रोटी राइस एट्सेट्रा। अच्छा, आपको दाल रोटी या फिर राइस को ठंडा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं उसको प्लेट के ऊपर, स्प्रेड ऑन अ प्लेट, एक बड़ी सी प्लेट में लार्ज एरिया में उसको स्प्रेड कर दीजिए। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी आपकी चीज़ें ठंडी होगी, रादर देन आप उसको किसी अगर बाउल में या फिर कटोरी में रखते हैं तो। उसके बाद आप कर सकते हैं टर्न ऑन फैन, फैन को टर्न ऑन कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर आप ब्लो कर सकते हैं, ब्लो ऑन देम, उनके ऊपर ब्लो करके फूंक मार के ठंडा कर सकते हैं। या फिर दाल रोटी, और 4 वेज पूछे हैं, 3 तो हमने पढ़े हैं, 4th क्या हो सकता है, दिस इवन आई डोंट नो, अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या था। स्प्रेड कर सकते हैं, फैन चला सकते हैं, या फिर चलिए थोड़ा सा उसको बाहर रख सकते हैं अगर आपको लिखना ही है एग्ज़ाम में, बाय कीपिंग देम इन ओपन एरिया, या फिर ये तो बनाने वाली बात होगी। 4th मुझे भी नहीं पता, अगर किसी बच्चे को पता हो इन ओपन एरिया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। 4 तरीके पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है मार्क करेक्ट एरो। करेक्ट एरो बताइए क्या है। राइट द सीरियल नंबर टू शो द जर्नी ऑफ पेट्रोल। ये क्वेश्चन मैं आपको आई थिंक इस चैप्टर की जब मैंने समरी कराई थी तब भी कराया था, और ये मैं आपको क्विज वर्कशीट में भी करा चुकी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। पहले पेट्रोल कहाँ जाता है, किस तरीके से ये सब होता है। सबसे पहले पेट्रोलियम ऑयल जो है वो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, उसके बाद वो रिफाइनरी में जाता है जहाँ पे रिफाइन होता है। पेट्रोल के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं आप जानते हैं, जो पेंट और डीजल और ये सब चीज़ें CNG उससे बनती है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होकर वो पेट्रोल डिपो में जाता है। बड़े बड़े डिपो होते हैं जहाँ पर कि वो कलेक्ट किया जाता है बहुत ही टाइट कंटेनर्स में। अगर आपने देखा हो जब ये ट्रांसपोर्ट होता है, खैर आपने शिप शायद ना देखा हो लेकिन ट्रेन्स भी आपने देखी होगी, तो उनके अलग से ही जो कोचेज़ है, डब्बे हैं, वो अलग बने होते हैं, थोड़ी सी भी उनमें हवा अंदर या बाहर नहीं आनी चाहिए।
और उसके बाद वो फाइनली आपके पेट्रोल पंप्स पर आते हैं, जहाँ पर से कि आप अपनी गाड़ियों में या फिर व्हीकल्स में फिल करा सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ योर फैमिली ट्री। क्वेश्चन आप ही कर पाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट करना है। ग्रैंड पेरेंट्स कौन है आपके, उनके कितने बच्चे हैं, है ना, फिर उनके बच्चे कौन है, इस तरीके से आपको अपना ये बनाना है। नेक्स्ट इज मार्क द फॉरेस्ट ऑन द फॉलोइंग मैप। वेरी थिक फॉरेस्ट एंड वेरी लेस फॉरेस्ट, दो इसमें आपको लिखने हैं स्टेट्स जहाँ पर कि वेरी थिक फॉरेस्ट है और दो जहाँ पर कि वेरी लेस फॉरेस्ट है। लेस में एक तो नाम आप जानते हैं, दैट इज़ राजस्थान, बहुत ही ज़्यादा कम है, इनफैक्ट ना के बराबर ही है। ज़्यादा में भी आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश पूरा ही स्टेट अगर आपने देखा और डार्क था आपके उसमें जो चैप्टर आपको कराया गया था। एक स्टेट अगर आपको याद हो छत्तीसगढ़, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो लोग हैं जनरली फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के अलावा और कहाँ पर कम फॉरेस्ट, और सिक्किम में भी आपका बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। और राजस्थान के अलावा आप कम फॉरेस्ट के लिए पंजाब लिख सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट सारे काट दिए गए। पंजाब में आप देखें तो लैंड एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा है। हरियाणा भी लिख सकते हैं, कम ही फॉरेस्ट है यहाँ पर। एमपी में है फॉरेस्ट थोड़े थोड़े प्लेसेस के ऊपर। गुजरात में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो दो स्टेट के अगर आपको नाम लिखने हो तो पंजाब और राजस्थान में कम है, अरुणाचल प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है। एंड इन सिक्किम ऑल्सो, सिक्किम में भी काफ़ी, ये भी पूरा स्टेट आपने देखा होगा जो था वो डार्क कलर से था। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको केयरफुली पढ़िए और बताइए। आपको 2 साल का ये दिया हुआ है, 1976 और 1996 में किस तरीके से ये जो है उपले 84 यूज़ होते थे, फिर 10 CNG 10 लोग यूज़ करते थे, 5 लोग कोल यूज़ करते थे, एक ही पर्सन जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था आउट ऑफ 100 अगर हम हाउसेस की बात करें। 1996 में 75 लोग अब सिर्फ उपले यूज़ करते हैं, कम हुआ है लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ। 18 लोग CNG यूज़ करने लगे, काफ़ी लोग बढ़े हैं। कोल पहले 5 लोग करते थे, अब 2 करते हैं सिर्फ। इलेक्ट्रिसिटी पहले 1 करता था, 5 करते हैं घर, अगर आउट ऑफ 100 की हम बात करें। पहला क्वेश्चन है इन 1976 इस साल में बताइए आउट ऑफ 100 हाउ मेनी पीपल यूज उपले एंड वुड। कितने लोग उपले या फिर लकड़ी यूज करते हैं, दैट इज 84। 100 में से 84 लोग, सोचिए कितना ज़्यादा था उस टाइम। नेक्स्ट, विच वॉज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, कौन सा फ्यूल सबसे कम यूज़ किया जाता था, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम है क्योंकि एक ही बंदा यूज़ कर रहा है 100 में से, तो ये होगा इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज इन 1976 LPG एंड केरोसिन वर यूज्ड इन। 1976 में LPG या केरोसिन कितने लोग यूज़ करते थे, 10। एंड इन 1996 में कितने करते थे, 18। तो यहाँ पर 10 थे फिर 18 हो गए। दिस मेड द 20 ईयर्स यूज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, 8 लोग बढ़ गए हैं, 8, पहले कितने थे 10, जितने बड़े हैं वो आप हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो पहले थे वो आप हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इनटू उसको 100 से कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 10 8 जार 80, यानी कि आंसर हो जाएगा 80%। तो 80% लोग बढ़ गए हैं जो कि अब CNG और केरोसिन यूज़ करने लगे, नॉट उपले। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी 1996 में कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, दैट इज करने लगे हैं, दैट इज 5। विच फ्यूल वॉज यूज लीस्ट इन 1996 में कौन सा फ्यूल सबसे कम यूज़ होता है, सबसे कम अब यूज़ होता है कोल। कोयले का आप जानते हैं वैसे भी बर्न करने के बहुत नुकसान है कोल। हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ इससे हो जाती है। व्हाट परसेंट ऑफ हाउस यूज इन 1976 में कितने लोग इसको यूज़ करते थे, 1976 में 5 लोग करते थे, 5%। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 ही होता है, आउट ऑफ 100 ही आपको वहाँ पर दिया हुआ है, तब करते थे 5%। ये है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। 33 मिनट्स की वीडियो है, 30 मिनट्स में हमने कंप्लीट किया है, कहने का मतलब है। और मैंने तो पूरे आंसर्स लिखे नहीं, बीच में कुछ आंसर्स छोड़ दिए, कहने का मतलब है पेपर लेंदी था, 2 आवर्स में ही खत्म होगा। तो प्रिपरेशन वो अगर आपको सारे आंसर्स आते हो तब, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कई क्वेश्चन आपको सोचने में भी बहुत टाइम लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी हम लोग रिवीजन वीडियो भी स्टार्ट कर देंगे आपकी बनानी। अभी आप पुराने पेपर से थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। सो थैंक्स अगेन एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।